आप सभी मित्रों को ठाकुर पाठशाला पे हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वां चैप्टर जो ज्योग्राफी का सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें ये 8वां चैप्टर होगा। इससे पहले हमने 7 चैप्टरों तक डिस्कशन कर लिया है। प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। 8वां चैप्टर जो है वो मेरा है परिवहन एवं संचार। अब परिवहन और संचार के बारे में बेसिक जानकारी हम पहले भी वीडियो में दे चुके हैं, तो फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। परिवहन किसको बोलते हैं कि व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा या सुविधा जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिवहन। जब भी हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो जिस माध्यम से ले जाते हैं उसी को बोलते हैं परिवहन। परिवहन का जो माध्यम होता है या विधाएं होती है वो 4 प्रकार का, एक होता है जल परिवहन, एक होता है स्थल परिवहन, एक होता है वायु परिवहन और एक होता है पाइपलाइन। ये नवीनतम परिवहन माना जाता है पाइपलाइन को, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 4 परिवहन में इस 4 परिवहन को डिटेल से जानकारी आप रखिएगा। फिर भी हम जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले जहाँ से क्वेश्चन है उन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अगला है कि इन चारों परिवहन में सबसे सस्ता परिवहन जो माना जाता है वो माना जाता है जल परिवहन को। लेकिन ये कैसा, वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय संचालन एवं भारी सामान को ढोने के लिए। ध्यान में रखिएगा कि अगर एक देश से दूसरे देश हो या राज्य में भी हो, लेकिन अगर भारी सामान को ढोना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो सबसे सस्ता परिवहन होता है वो होता है जल परिवहन इन चारों में से। लेकिन अगर हम कम दूरी की बात करें या एक घर से दूसरे घर तक अगर कोई सेवा प्रदान करते हैं, जाते हैं आते हैं, सामान को ले जाते हैं, तो सबसे जो सस्ता परिवहन होता है वो होता है सड़क परिवहन और सबसे तीव्र भी होता है। क्योंकि जल परिवहन तो घर टू घर तो नहीं जाएगा, एक घर से दूसरे घर तो नहीं जाएगा, सबसे सस्ता तो होता है, बट ये चारों में सबसे सस्ता होता है जल परिवहन। लेकिन स्थल परिवहन की बात करें, घर से घर जाना, कम दूरी के लिए जाना और तीव्र में जाना है और सस्ता जाना है, यानी कि बहुत जल्दी पहुंचना है, तो उसके लिए स्थल परिवहन में सबसे अच्छा परिवहन जो माना जाता है वो सड़क परिवहन। स्थल परिवहन में कई टाइप का परिवहन होता है, जैसे रेल परिवहन हुआ, सड़क परिवहन हुआ। सड़क में भी बहुत सारा होता है, राजमार्ग होता है, महामार्ग होता है, तो हम आगे डिटेल जानकारी लेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, सड़क परिवहन जो होता है कम दूरी के लिए और एक घर से दूसरे घर तक अगर कोई सेवा प्रदान करना है तो उसके लिए सड़क परिवहन सबसे सस्ता होता है और सबसे तीव्रगामी होता है। देश के भीतर ही भारी सामान को अगर ले जाना है और लंबी दूरी के लिए ले जाना है तो उसके लिए रेल परिवहन होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, कब रेल परिवहन सस्ता होगा और बढ़िया होगा और कब सड़क परिवहन बढ़िया होगा, कब जल परिवहन बढ़िया होगा, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। अगला है कि अगर उच्च मूल्य की बात करें, अगर कोई हल्का वस्तु हो और ज़्यादा मूल्यवान हो और जल्दी खराब होने वाला हो, तो इन 3 टाइप का जो क्वालिटी जिसमें पाया जाएगा, ये 3 प्रकार का गुण जिसमें पाया जाएगा, उसको उस सामानों को अगर ले जाना है तो आपको वायु परिवहन से ले जाना होगा, तब जाके आप जल्दी ले जा पाइएगा, ताकि आप खराब ना हो और उच्च मूल्य भी, मूल्यवान भी है और हल्का भी होना चाहिए। क्योंकि वायु परिवहन में हम भारी सामानों को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। पाइपलाइन परिवहन जो होता है इसमें हम इंसानों को एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जा सकते हैं। इसमें हम तरल पदार्थ को ले जा सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हुआ या गैस हो गया, लिक्विड फॉर्म को, कहने का सेंस गैस और लिक्विड को हम इससे ले जा सकते हैं पाइपलाइन परिवहन से। तो चलिए हम और आगे देखते हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है कि भारत में रेल मार्ग का शुरुआत कब हुआ और विश्व में सबसे पहले सर्वप्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग का शुरुआत कहाँ हुआ। तो ध्यान रखिएगा, भारत में तो 1853 में हुआ था, बट ये सबसे पहले विश्व में जो हुआ था वो 1825 में हुआ था। ये उत्तरी इंग्लैंड के कौन कौन से जगह पे, स्टॉकटन और डर्लिंगटन, स्टॉकटन से लेके डर्लिंगटन तक चला था रेल। ये ध्यान रखिए, ये उत्तरी इंग्लैंड में है और ये विश्व का सबसे पहला रेल मार्ग था, 1825 इस पे बना हुआ था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा विश्व में अगर बात करें सड़कों का सघनतम जाल की बात करें, सबसे अधिक जाल है ये उत्तरी अमेरिका में है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा रोड सड़क जो बना हुआ है वो बना है उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद सड़कों में अगर बात करें तो सबसे बड़ा मार्ग होता है महामार्ग, जिसको हाईवे बोला जाता है बोलचाल में, जिसको हम
क्या कैसे, ये 2 नंबर में डिफिनीशन भी पूछ देता है कि महामार्ग किसे कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। दूरस्थ स्थान, देखिए महामार्ग जो होता है ना वो दूरी, 2 बड़े बड़े स्थान और बहुत दूरी पे हो तो उसको जोड़ने के लिए स्थल मार्ग में महामार्ग का निर्माण किया जाता है। तो दूरस्थ स्थान को जोड़ने वाली ऐसी पक्की सड़कें, ये पक्का सड़क होता है जिनका निर्माण अबाधित रूप से, यानी कि उसमें बाधा नहीं होना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि जनरली जो होता है महामार्ग 2 बड़े बड़े शहर, राजधानी या बड़े बड़े जिलों को जोड़ता है, वो महामार्ग के द्वारा जोड़ा जाता है। तो अबाधित होना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं आना चाहिए इस महामार्ग में, और यातायात आवागमन के उद्देश्य से ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिए, किसका निर्माण, तो महामार्ग का निर्माण किया जाता है। तो इसका अपने डेफिनेशन 2 नंबर में याद रखिएगा। अब विश्व में सबसे अधिक महामार्ग की बात करें तो इसमें भी आता है उत्तरी अमेरिका। देखिए इससे पहले हम पढ़े विश्व में सड़कों का भी यही, अब जब विश्व में सबसे ज़्यादा सड़क आता है उत्तरी अमेरिका में, तो महामार्ग भी तो होगा उत्तरी अमेरिका में, बोलो हाँ कि ना। अब आते हैं कि विश्व में बहुत सारे ऐसे महामार्ग हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। क्या सारे महामार्गों के बारे में जानना है? नहीं, यहाँ पे जो हम टोटल 7 महामार्ग लिए हैं, इन 7 महामार्गों को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपको 2 नंबर तो पक्का कंफर्म हम गारंटी देते हैं कि 2 नंबर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इसी बोर्ड से मिल जाएगा, केवल इस बोर्ड से यहाँ तक में, यहाँ से शुरुआत कीजिए यहाँ तक में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 महामार्ग आप ध्यान में रखिएगा। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महामार्ग होता है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला आता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग, पहला आता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग, और ये किस देश में है, तो कनाडा में है, ये ध्यान में रखिएगा। और कनाडा किस महादेश में है, तो उत्तरी अमेरिका में है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ट्रांस कनाडियन महामार्ग जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कनाडा के पश्चिमी तट पर एक जगह है जिसका नाम है वैंकूवर, और कनाडा के पूर्वी तट पर एक जगह है जिसका नाम है न्यूफाउंडलैंड द्वीप। तो ध्यान रखिएगा कि वैंकूवर को ये किससे जोड़ता है, तो न्यूफाउंडलैंड द्वीप से जोड़ता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। और ये न्यूफाउंडलैंड द्वीप में कहाँ तक जाता है, तो सेंट जॉन नगर तक जाता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मेरा दूसरा आता है, ये आता है अलास्का महामार्ग, ये भी कनाडा में है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, कैनेडियन देख रहे हैं तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। अलास्का महामार्ग, अलास्का भी कनाडा में है, तो इसलिए अलास्का महामार्ग भी कहाँ होगा, तो कनाडा में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये किन किन जगहों को जोड़ता है, तो एक कनाडा में एक जगह है एडमंटन, एडमंटन को जोड़ता है अलास्का के एंकारेज से, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि एडमंटन को कहाँ से जोड़ा जाता है, एंकारेज को जोड़ता है अलास्का महामार्ग, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला है तीसरा, ये है मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग। ये मॉस्को व्लादिवोस्टोक जो है ये रूस, व्लादिवोस्टोक जगह जो है ये रूस में है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और मॉस्को की बात करें तो ये है यूरेशिया में, यानी कहने का सेंस यूरोप और एशिया के बीच में आता है। तो यूरोपियन रूस को साइबेरिया के पूर्वी प्रदेश को जोड़ता है, ध्यान में रखिएगा। मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग किसको किसको जोड़ता है, तो यूरोपियन रूस को, यूरोप में रूस का वह हिस्सा जो यूरोप में पड़ता है उसको बोला जाता है यूरोपियन रूस। तो यूरोपियन रूस को जोड़ता है साइबेरिया के पूर्वी प्रदेश को जोड़ने वाला जो महामार्ग है वो है मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चौथा आता है पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग ये है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। आपको बस इतना जानकारी रखना है कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, और ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव तौर पे ये ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का महामार्ग संख्या 1, हाईवे जिसको बोलते हैं महामार्ग संख्या 1 जो है, ये विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा महामार्ग कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया का जो महामार्ग संख्या 1 है ये विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जितना भी इम्पोर्टेंट शहर है वो इस महामार्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको विश्व का सबसे लंबा महामार्ग बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है कैरो
केप टाउन महामार्ग, 5वें नंबर पे कैरो केप टाउन महामार्ग, ये अफ्रीका में है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कैरो केप टाउन अफ्रीका में है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कैरो केप टाउन महामार्ग भी कहाँ पे होगा, अफ्रीका में। इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, ये उत्तरी अफ्रीका में अल्जीयर्स को, ये ध्यान में रखिएगा, यही पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरी अफ्रीका में अल्जीयर्स नगर को गुयाना के क्रोनाकी से जोड़ता है ये कैरो केप टाउन महामार्ग, ये ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान, अल्जीयर्स को कहाँ जोड़ता है, क्रोनाकी से। अल्जीयर्स कहाँ पे है, उत्तरी अफ्रीका में। क्रोनाकी कहाँ पे है, गुयाना में है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद जो अब बताने वाले हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इस बात को आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि सड़क नेटवर्क में भारत आता है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। पहले नंबर पे सड़क का जो जाल बिछा हुआ है दुनिया में सबसे ज़्यादा वो उत्तरी अमेरिका में है, जबकि दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत। अब भारत का 2 महामार्ग आपको ध्यान में, या राजमार्ग आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के यहाँ से भी है करके आप इसको ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7, ये ध्यान में रखिए, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 कुछ भी लिखा रह सकता है ऑप्शन में, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या या महामार्ग संख्या कितना है, 7। यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में है, तो ध्यान में रखिएगा ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला महामार्ग जो है राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 है, और ये भारत का सबसे लंबा महामार्ग संख्या, भारत का सबसे लंबा महामार्ग जो है वो राष्ट्रीय महामार्ग संख्या या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला है 7वां पॉइंट, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये क्या है, तो ध्यान रखना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये भी एक सड़क परियोजना है और ये 4 शहर को जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है और कोलकाता को जोड़ता है, और इस तरह से ये चतुर्भुज का निर्माण कर जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो ध्यान में इंपॉर्टेंट कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो इतना सारा चीज़ आपको इस चैप्टर से ध्यान में रखना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला है रेल पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है, हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख रेल मार्ग के बारे में, फिर पढ़ेंगे समुद्री मार्ग के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम नहर के बारे में। तो हमने जो रेल के बारे में पढ़ा था उससे कुछ पॉइंट जो छूटा हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी दे देते हैं, जिक्र कर लेते हैं। रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई जो था वो 3 भागों में हम बांटे थे उसको, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, एक और होता है मानक लाइन जिसके पटरियों के बीच की दूरी जो होता है 1.44 होता है, मानक जिसको स्टैंडर्ड लाइन बोलते हैं, 4 प्रकार का होता है। और रेल के पटरियों के बीच की दूरी जो होती है या जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं उसको बोला जाता है गेज। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व में सघनतम रेल मार्ग की बात करें, यानी कि दुनिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेल मार्ग है वो उत्तरी अमेरिका में है, और उत्तरी अमेरिका में भी कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और दूसरे नंबर पे आता है चीन, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इंग्लैंड में स्थित एक यूरो टनल है, ये यूरो टनल एक प्रकार का गुफा है। यूरो टनल ग्रुप द्वारा एक सुरंग मार्ग जो है, ये यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित एक सुरंग मार्ग है जो लंदन को कहाँ से जोड़ता है, पेरिस को जोड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। यूरो टनल ग्रुप जो है ये लंदन को पेरिस से जोड़ता है, ये इंग्लैंड में स्थित है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इससे छोटा सा और हम चीज़ देखते हैं, यूरोपियन रूस का जो महत्वपूर्ण रेल मुख्यालय है, ये ध्यान में रखिएगा, यूरोपियन रूस का जो महत्वपूर्ण रेल मुख्यालय है वो मॉस्को में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अगला टॉपिक कि विश्व के प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको एक से एक क्वेश्चन आपको कम से कम देखने को मिल जाएगा, और इस पूरे बोर्ड की बात करें तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा देखने को, ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन तो गारंटी के साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो है मेरा प्रमुख रेल मार्ग वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग।
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है किस देश में स्थित है, तो ये रूस में स्थित है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसका कुल लंबाई 9332 किलोमीटर है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग पूछ दे कौन है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आता है। ये व्लादिवोस्टॉक से शुरुआत होता है और मॉस्को तक जाता है। अगर आप रूस को वर्ल्ड मैप पे रूस का नक्शा देखिएगा तो व्लादिवोस्टॉक आता है पूर्व की ओर और मॉस्को आता है पश्चिम की ओर, तो व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को तक जोड़ता है। और ये मॉस्को जो है ना, ये रूस का वो हिस्सा जो यूरोप में पड़ता है उस हिस्से में आता है मॉस्को, इसीलिए बोला जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और यहाँ पे आप देखिए यूरोपियन रूस का महत्वपूर्ण रेल मुख्यालय मॉस्को है। यूरोपियन रूस का मतलब होता है रूस का वह भाग जो यूरोप में चला गया उसको यूरोपियन रूस बोला जाता है, और वहीं में उसी में है स्थित मॉस्को। तो ध्यान में रखिए व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को तक जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इस बीच में बहुत सारा और शहर आएगा, बट आप ये ध्यान में रखिएगा कि शुरुआत कहाँ से होता है और जाता कहाँ तक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मॉस्को क्या है, ये रूस का राजधानी है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पे। अगला पॉइंट ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में ये याद रखिएगा कि इसे साइबेरिया का विकास की कुंजी माना जाता है। साइबेरिया के विकास का कुंजी किसे कहा जाता है, किस रेल मार्ग को कहा जाता है साइबेरिया के विकास की कुंजी, तो ध्यान रखिएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरिया के विकास का कुंजी। जब से इस रेल मार्ग का निर्माण हुआ, पहले साइबेरिया एक प्रदेश है रूस में जो पिछड़ा प्रदेश माना जाता था। जब से इस रेल का निर्माण हुआ, ये प्रदेश जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है रूस का, इसलिए ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो आता है हमारा पार कैनेडियन रेल मार्ग, ये कनाडा में स्थित है। जैसे कि आप पढ़े होंगे पार कैनेडियन महामार्ग, या अब यहाँ पे पढ़े पार कैनेडियन रेल मार्ग, तो पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है ये कनाडा में स्थित है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसका निर्माण हुआ था 1886 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखिएगा। और पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है ये हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, हैलीफैक्स से वैंकूवर। और कुल लंबाई जो पार कैनेडियन रेल मार्ग का है वो कुल लंबाई है 1750, कहने का मतलब 7050 किलोमीटर, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसे कनाडा की धमनी भी कहा जाता है, इस बात को एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसको ध्यान में रखिएगा कि पार कैनेडियन रेल मार्ग को कनाडा की धमनी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला आता है, दो तो हम पढ़ लिए रेल मार्ग, कौन कौन सा, एक रूस का पढ़ लिए, एक कनाडा का पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं संघ और प्रांत रेल मार्ग। संघ और प्रांत रेल मार्ग ये यूएसए का है, यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये अटलांटिक तट पर स्थित, अब देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आप नाम सुने होइएगा, तो अटलांटिक महासागर के तट के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क सिटी आप कई बार सुने होंगे। और प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है सैन फ्रांसिस्को। तो यानी कि न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है वो है संघ प्रांत रेल मार्ग। संघ प्रांत रेल मार्ग जो है ये न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। न्यूयॉर्क है अटलांटिक तट पर स्थित है और सैन फ्रांसिस्को है प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चौथा आता है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय मार्ग। तो ऑस्ट्रेलियाई नाम से ही स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित होगा। और ऑस्ट्रेलिया में ये दो शहर को जोड़ता है, एक शहर का नाम है पर्थ और एक शहर का नाम है सिडनी। तो ये पर्थ से शुरुआत होता है और सिडनी तक जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्थ से सिडनी तक जाने वाले विश्व के कौन से रेल मार्ग हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग। अब ऑस्ट्रेलिया में एक इम्पॉर्टेंट और जो है वो रेल मार्ग है, उसका नाम है उत्तर दक्षिण रेल मार्ग, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का ही है उत्तर दक्षिण रेल मार्ग और ऑस्ट्रेलिया में ये दो शहर को जोड़ता है। एडिलेड को एलिस स्प्रिंग से जोड़ता है। एडिलेड को कहाँ से जोड़ता है, एलिस स्प्रिंग को, ये ध्यान में रखिएगा। अगला आता है 5वां नंबर का जो है वो एक्सप्रेस है ओरिएंटल एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये भी एक रेल मार्ग है और ये यूरोप का रेल मार्ग है, ये बात ध्यान में रखिए। ओरिएंट एक्सप्रेस किस देश का है या किस महादेश में स्थित है, तो ये ध्यान में रखिएगा यूरोप महादेश में स्थित है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यूरोप महाद्वीप का ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ओरिएंट एक्सप्रेस। क्यों माना जाता है, क्योंकि यह 6 देशों के नगर, यूरोप के 6 देश
उसके नगर और उसके राजधानी से होकर गुजरता है, इसीलिए ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण ये रेल मार्ग माना जाता है। अब गुजरता कौन कौन से है, तो ध्यान रखिए, ये तुर्की के राजधानी इस्तांबुल से ये प्रारंभ होता है और तुर्की पड़ता है यूरोप में, तो ध्यान में रखिएगा तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से ये प्रारंभ होता है और ये बुल्गारिया के राजधानी सोफिया भी जाता है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड भी जाता है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट भी जाता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना भी जाता है और जर्मनी का एक महत्वपूर्ण शहर है म्यूनिक, यहाँ भी जाता है और अंत में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग यहाँ तक ये जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस्तांबुल से लेकर के ये स्ट्रासबर्ग तक जाता है, इस बीच में ये 6 देश के राजधानी और उसके महत्वपूर्ण शहर से होके गुजरता है, इस बात को ध्यान में। यहाँ पे हमने सभी देशों के राजधानी को भी लिख दिया है। अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि सर्बिया की राजधानी कहाँ है, तो आप ध्यान में रखिएगा बेलग्रेड, हंगरी की राजधानी कहाँ है तो बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना आप कई बार पढ़ चुके होंगे, और जर्मनी राजधानी म्यूनिक राजधानी नहीं है, म्यूनिक ये जर्मनी का एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पे फ्रांस की ये राजधानी नहीं है, फ्रांस का ये एक शहर है और शुरुआत होता है इस्तांबुल से और अंत होता है स्ट्रासबर्ग से, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये था टोटल 5 जो है रेल मार्ग, आप इसको ध्यान में रखिएगा और यहीं से आपको क्वेश्चन 2 नंबर का तो बहुत खूब बनता है, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बोलेगा लिखने के लिए, पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में बोलेगा लिखने के लिए, ओरिएंटल एक्सप्रेस के बारे में बोलेगा लिखने के लिए संक्षिप्त टिप्पणी, या इससे क्या समझते हैं आप, या ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप संघ एवं प्रांत, ये 5 का 5 सब्जेक्टिव भी कंज्यूम करके रखता है, यानी कि सब्जेक्टिव मार्क भी देता है और ये 5 का 5 जो है ऑब्जेक्टिव तो खूब देता ही देता है। इसके बाद हमको पढ़ना है विश्व के प्रमुख जल मार्ग के बारे में, तो हम देखते हैं कि विश्व के कौन कौन से प्रमुख जल मार्ग है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। हम इम्पॉर्टेंट के तौर पे यहाँ मात्र 2 जल मार्ग के बारे में ध्यान रखेंगे, बाकी और है 2-3 लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हमने इस पे नहीं लिया क्योंकि हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में कौन कौन सा आता है, यूएसए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ता है पश्चिमी यूरोप से, ये बात ध्यान में रखिएगा। सिंपल ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है अमेरिका को यूरोप से, तो ये भी चलेगा। सर्वाधिक व्यस्ततम समुद्री मार्ग, ये बात तो एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। इसे बृहद ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग बोला जाता है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा बार यही रिपीट हुआ है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है, इसके महत्व के बारे में लिखिए। दूसरा आता है उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, ये दक्षिण अमेरिका, एक होता है उत्तरी अमेरिका, एक होता है दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका से जोड़ता है ये उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, आप इतना ही काफ़ी है इस पॉइंट पे। अब आता है हम अगला टॉपिक जो है इसी चैप्टर का, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, अकेले 10 से 15 नंबर ये देता है, 70 में से 10 से 15 नंबर अकेले रखता है ये चैप्टर, इसीलिए हम केवल एक चैप्टर को हम अभी बता रहे हैं। अगला टॉपिक है परिवहन नहर। अब नहर किसको बोलते हैं, तो जनरली जो होता है नदियों से नहर निकाला जाता है, बड़े बड़े झीलों से नहर निकाला जाता है, जमीनों स्थलाकृति को काट करके। तो देखिए हम सबसे महत्वपूर्ण नहर पढ़ेंगे 2, एक है पनामा नहर और एक पढ़ेंगे हम स्वेज नहर। तो 2 नहर जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग प्रत्येक साल एक बार पनामा नहीं तो एक बार स्वेज, ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट है, इसको तो इतना बेबी है मान के चलिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस पूरे बोर्ड से अगर आप ध्यान रखिएगा तो 2 नंबर गारंटी के साथ आएगा। अगर आप इस 8वें चैप्टर को देखते हैं तो आप 100% इस चैनल पे विश्वास करके रखिए कि यहाँ से आपको 8 से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव हो और सब्जेक्टिव हो, दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस लेक्चर को आप तो एकदम ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ में आए दूसरी बार उसको देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा।
स्वेज नहर के बारे में हम देखते हैं कि ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि भूमध्य सागर को ये लाल सागर से जोड़ता है। इस बात को एकदम बेहद जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है कि स्वेज नहर किन किन दो सागरों को जोड़ता है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा जहाजी नहर कौन सा है? स्वेज नहर। स्वेज नहर की बात करें तो ये जल डमरू को काट कर बनाया गया। स्वेज जल डमरू को, कौन से जल डमरू? स्वेज जल डमरू को काट के बनाया गया। और अगला है कि स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और 1956 ईस्वी में इस पर किसका अधिकार हो गया था? तो मिस्र का अधिकार हो गया था, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज और है इसमें, स्वेज नहर लाल सागर को और भूमध्य सागर को तो जोड़ता ही है, पहले ही बता चुके यहाँ पे। लेकिन लाल सागर में एक बंदरगाह है, इसका नाम है पोर्ट स्वेज, और भूमध्य सागर में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट सईद। तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद बंदरगाह को जोड़ने वाले नहर का नाम क्या है? तो आप ध्यान में रखिएगा, ये स्वेज नहर है जो पोर्ट स्वेज को पोर्ट सईद से जोड़ता है। पोर्ट स्वेज जो है ये लाल सागर में स्थित है और पोर्ट सईद जो है ये भूमध्य सागर में स्थित है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। स्वेज नहर की लंबाई जो है 160 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई है ये मात्र 415 मीटर है। यहाँ पे किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर लंबाई में है और चौड़ाई में मीटर है, 415 मीटर। गहराई 10 से 12 मीटर के आसपास इसका गहराई है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी सब्जेक्टिव में आप 4-5 पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, आप पढ़े होइएगा साल भर। ये तो अंतिम प्रहार है, अंतिम समय में हम सिर्फ उतना ही बात बताएंगे जितना हमको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है पनामा नहर। तो पनामा नहर के बारे में हम देखते हैं। पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था 1904 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण का कार्य हुआ और अमेरिका ने इसका निर्माण किया था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, यूएसए ने। पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर पहले अलग अलग था, पनामा नहर बनने से इन दोनों का जुड़ाव हो चुका है, इसका पानी इसमें, इसका पानी इसमें जा सकता है। अब प्रशांत महासागर में एक पतन है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है पनामा, और अटलांटिक महासागर में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलोन। तो हमसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पनामा नहर किन दो बंदरगाहों को जोड़ता है? तो पनामा बंदरगाह को कोलोन बंदरगाह से जोड़ता है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और पनामा नहर की कुल लंबाई जो है 72 किलोमीटर, ये स्वेज नहर से छोटा है और चौड़ाई मात्र 90 मीटर है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी दोनों छोटा है। पनामा नहर के बारे में आप एक्स्ट्रा बात जान रखिएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा और है बचा हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। आंतरिक जलमार्ग के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। 3 जलमार्ग है, वैसे तो बहुत सारे जलमार्ग हैं बट इम्पॉर्टेंट जो है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के व्यू से, राइन जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग और वोल्गा जलमार्ग। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी गया है कई बार कि राइन जलमार्ग के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये राइन जलमार्ग से आप क्या समझते हैं, डेन्यूब जलमार्ग से आप क्या समझते हैं, वोल्गा जलमार्ग से आप क्या समझते हैं। तो ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव भी बनता है और ऑब्जेक्टिव भी खूब बनता है। तो राइन जलमार्ग की बात करें तो राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है। तो राइन नदी के बारे में आप थोड़ा सा ये जानकारी रखिए, ये जर्मनी से होकर और नीदरलैंड से होकर बहती है, ये ध्यान में रखिएगा। राइन नदी के किनारे एक पतन है जिसका नाम है डसलडोर्फ पतन, ये ध्यान में रखिएगा। डसलडोर्फ पतन जो है ये राइन नदी पर स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। और रूर नदी जो है इस नदी का, किस नदी, राइन नदी का एक सहायक नदी है, कौन सा, रूर नदी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। राइन नदी से इंपॉर्टेंट बात जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान, और ये सारे याद रखिएगा तो आप सब्जेक्टिव भी आसानी से लिख सकते हैं। डेन्यूब जलमार्ग के बारे में आप ये लिखिएगा कि डेन्यूब नदी जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है और ये यूरोप का, पूर्वी यूरोप का जलमार्ग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक होता है वोल्गा जलमार्ग, ये रूस का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कई बार पूछ देता है वोल्गा जलमार्ग जो है किस देश का है, तो ये रूस का है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। पाइपलाइन में जनरली जो होता है वो लिक्विड यानी तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, चाहे गैस भी ले जा सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा बिग इंच पाइपलाइन किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है, ध्यान में रखना। बिग इंच पाइपलाइन से पेट्रोल ले जाया जाता है। ये मैक्सिको के खाड़ी में स्थित तेल का जो कुआं है उसको उत्तर पूर्वी राज्यों में
तेल ले जाने का जो काम करता है ये बिग इंच पाइपलाइन करता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए बिग इंच पाइपलाइन किससे संबंधित रहेगा, तो पेट्रोलियम से संबंधित रहेगा, गैस से संबंधित नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। या लिक्विड पेट्रोलियम गैस से संबंधित नहीं रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। इसको हम पेट्रोल ले जाते हैं तो पेट्रोलियम से संबंधित होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानकारी ले लेते हैं कि पाइपलाइन के बारे में। भारत में सबसे लंबा पाइपलाइन जो है वो HVJ पाइपलाइन है। यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है और इसका नाम है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो है संचार। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। संचार के बारे में देखते हैं कि संचार में सबसे बढ़िया जो साधन है आजकल के टाइम पे वो है मोबाइल फ़ोन। इसीलिए बोला जाता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा, मोबाइल फ़ोन। तो टेलीफोन सबसे पहले आया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था और ये 1876 ईस्वी में किया था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। भारत में रेडियो का प्रसारण जो हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। तो ये भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से हुआ था पहला प्रसारण, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत हुआ था 1936 ईस्वी में। आकाशवाणी से सुनते होइएगा समाचार, तो ये 1957 ईस्वी में। और इनसैट ये एक प्रकार का उपग्रह है, आर्यभट्ट उपग्रह है, भास्कर उपग्रह है और रोहिणी उपग्रह है, ये सारे के सारे उपग्रह है। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था आर्यभट्ट। पहला जो भारत का अपना उपग्रह था वो जिसका नाम था आर्यभट्ट, ये पहला है, ये फर्स्ट उपग्रह है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्माण हुआ था 19 अप्रैल 1979 ईस्वी को। फिर 1979 में एक और आया था उपग्रह, इसका नाम था भास्कर 1। और फिर आया था 1980 में रोहिणी और फिर इसके बाद आया था इनसैट, ये ध्यान में रखिएगा 1983 ईस्वी में। ये तीनों के तीनों भारत का उपग्रह था, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में इतना जानकारी, ये भी एक उपग्रह है इनसैट, ये 1983 में विकसित हुआ था। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1979 ईस्वी में, भास्कर 1 1979 ईस्वी में और रोहिणी ये 1980 ईस्वी में। ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वो सारे के सारे इन चैप्टर में हम कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में केवल एक ही चैप्टर के बारे में हमने बताया है, क्योंकि ये चैप्टर जो है अकेले 10 से 15 नंबर कंज्यूम करके रखता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपको 4 से 6 ऑब्जेक्टिव गारंटी मिल जाएगा इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को इतना इम्पोर्टेंट, इतना तवज्जो दे के पढ़िएगा कि इस चैप्टर से सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाए, पूरे बढ़िया ढंग से कवर हो जाए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। और आप लोग जितना इस पर शेयर कीजिएगा, जितना इस पर जितना इसको देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई और दिक्कत हो तो इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। धन्यवाद।